उसके बाद एड्रिनल एंड्रोजन। एड्रिनल एंड्रोजन दो किस्म के इसमें से रिलीज होते हैं, तो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन जो है उसमें वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है, सेवरल मॉडरेटली एक्टिव, ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन वो कम अमाउंट में रिलीज होता है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, वो ज्यादातर जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है, जो ये कंटिन्यूअसली सिक्रेट होता है ड्यूरिंग द फीटल लाइफ में, जो कि कंटिन्यूअसली सिक्रेट होता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फीटल लाइफ में होता है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मली जो एड्रिनल एंड्रोजन होते हैं इनके वीक इफेक्ट होते हैं ह्यूमंस के ऊपर, और अर्ली डेवलपमेंट में इसके ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जो कि रिजल्ट जो कि खास कर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल की उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल, और इसके अलावा चाइल्ड फीमेल के अंदर इसका माइल्ड इफेक्ट होता है, और पुबर्टी पे जाके वो खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वो पूरी जिंदगी उन पे इफेक्ट करता रहता है। इसमें जो प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर होते हैं फीमेल में इसी एक्शन की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं। उसके बाद है एक्स्ट्रा एड्रिनल जो टिश्यू है वो इस एड्रिनल एंड्रोजन को मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि विच अकाउंट्स फॉर मच मोर ऑफ देयर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। उसके बाद आता है इसकी एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द एड्रिनोकोर्टिकल सेक्रेशन। एड्रेनोकोर्टिकल सेक्रेशन की एब्सेंस को हाइपोथायराइड हाइपोएड्रेनलिज्म कहते हैं, और इसको एडिसन डिजीज भी कहते हैं। एडिसन डिजीज क्या है, द डिजीज व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन, ठीक है, एंड एल्डोस्टेरोन भी और कोर्टिसोल भी, ठीक है, और कोर्टिकोस्टेरोन भी दो और इसके अलावा एड्रेनल एंड्रोजन भी। ये जो हार्मोन्स हैं जो कोर्टेक्स से रिलीज हो रहे होते हैं उनके प्रोडक्शन की इनएबिलिटी, उनके प्रोडक्शन के बनाने की फेलियर, इसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज, ठीक है। दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी का काज क्या हो सकता है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है उसके ऊपर डायरेक्ट डैमेज की वजह से हो सकती है, ठीक है। 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ऑटो इम्यूनिटी होती है या कोई एट्रोफी होती है, प्राइमरी एट्रोफी और इंजरी टू द एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी की क्या हुआ करती है, सेकेंडरी में इसके अलावा प्राइमरी में इन्वेजन भी हो सकती है एड्रिनल कोर्टेक्स। तो तमाम चीजें जो एड्रिनल कोर्टेक्स को डैमेज कर रही हैं वो प्राइमरी एडिसन डिजीज या प्राइमरी हाइपोएड्रेनलिज्म काज कर रही है, ठीक है। जो एडिसन डिजीज है इसको हम प्राइमरी हाइपो एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। और जो पिट्यूटरी की वजह से हो रही है, पिट्यूटरी से एसीटीएच ही ना आए उसकी वजह से जो कोर्टिसोल की लेस सिक्रेशन है या हाँ कोर्टिसोल की खासकर जब कोर्टिसोल की लेस सिक्रेशन है या एंड्रोजन की लेस सिक्रेशन है उसकी वजह से जो एडिसन डिजीज हो रही है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद है एसीटीएच सेकेंडरी जो इंसफिशिएंसी होती है उसके अंदर क्या होता है, एसीटीएच आउटपुट बहुत लो होती है, कोर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन डिक्रीजेस। जब एसीटीएच नहीं होगा इन दोनों की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एंड इवेंचुअली द एड्रिनल ग्लैंड में एट्रोफी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसीटीएच स्टिमुलेशन। क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी होती है उसके अंदर कोर्टेक्स पे क्या इफेक्ट होता है, कोर्टेक्स क्या हो जाएगी, एट्रोफाइड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी उसका स्टिमुलेटरी फैक्टर या स्टिमुलेटरी हार्मोन जब उसके ऊपर एक्ट नहीं किया करता तो एक तो उसमें से रेट ऑफ सेक्रेशन कम हो जाया करता है, दूसरा उसके ऊपर उसकी मतलब एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसमें कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से इसके अंदर इंसफिशिएंसीज होती हैं, उसमें सबसे पहले होता है मिनरलोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी से क्या होता है हमने वो देखना है। ग्लूकोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी से क्या होता है हमने वो भी देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि मिलानन पिगमेंटेशन हो रही है, तीन चीजें इसमें हो रही होती हैं, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी क्यों होती है, वो होती है जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो उस मिनरलोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी से क्या होता है हम ये देखते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी में एल्डोस्टेरोन नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन ना होने की वजह से रिजॉर्प्शन नहीं हो सकती है वाटर की भी एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की भी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसका यूरिन के अंदर, और इसके जो इफेक्ट होते हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। जब ये नहीं होगा, सोडियम लॉस हो रहा है तो हाइपरनेट्रीमिया होना शुरू हो जाएगा। जब इसके साथ वाटर भी लॉस हो रहा है जिसकी वजह से लैक ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जब ये इनके रिजॉर्प्शन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सचेंज हम करते हैं हम कैल्शियम के साथ इसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं सोडियम को। जब बहुत ज़्यादा सोडियम लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पोटाशियम हम रिएब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो हाइपरक्रीमिया हो रहा है, और हाइड्रोजन आयंस भी पोटाशियम के साथ हमेशा हम करवाते हैं एब्जॉर्ब रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो उसकी वजह से एसिडोसिस भी डेवलप हो रही है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया होगा, एसिडोसिस होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, लैक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसमें उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। पॉलीसाइथेमिया में जब हुआ करता है तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाया करती है, और इसमें हाँ ब्लड प्रेशर, ये देखें ना जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन फिर भी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रही है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बेशक कम हो रहा है लेकिन फिर भी कार्डियक आउटपुट मतलब ब्लड का जो क्या होता था उसको कहते हैं, मतलब जो ब्लड वापस जा रहा है उसके हार्ट के अंदर वो कम है लेकिन कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रही है अभी भी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और सर्कुलेटरी शॉक की तरफ कंडीशन जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 दिन के अंदर 4 दिन से 2 वीक के अंदर पेशेंट मर जाता है, जिसमें मिनरलोकोर्टिकोइड अगर सिक्रेट ना हो क्वांटिटी के अंदर जितनी उनकी जरूरत है। उसके बाद है ग्लूकोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी। ग्लूकोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी से क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी में जब कोर्टिसोल की सिक्रेशन नहीं होती है, एडिसन डिजीज के अंदर जब कोर्टिसोल नहीं बनता है तो मील्स के दौरान जो खानों के दौरान जो ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर उसके लेवल को हम नॉर्मल नहीं रख सकते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा
क्यों कम होता है? क्योंकि ग्लूकोन्यूजेंसिस नहीं हो रही होती है। ग्लूकोन्यूजेंसिस पे एक इसका कोर्टिसोल का इफेक्ट होता है ग्लूकोन्यूजेंसिस पे। जब कोर्टिसोल नहीं होगा तो ग्लूकोन्यूजेंसिस नहीं हो सकेगी और फिर ग्लूकोज जो मील्स के दरमियान जो ब्लड के अंदर होता है उसके लेवल को हम सही नहीं रख सकेंगे। उसके बाद जब कोर्टिसोल कम हो जाता है उसके अलावा उसके जो बाकी इफेक्ट होते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड वो भी नहीं हो सकेगा और जिससे जिससे स्लगिशनेस ऑफ द एनर्जी मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं जब वो नहीं होगा तो बहुत सारे डिट्रीमेंट इफेक्ट ग्लूकोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। उसके बाद जब अब हम कहते हैं कि ग्लूकोज कम है ब्लड के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड डेफिशिएंसी की वजह से एडिसन डिजीज के अंदर अगर हम ये हुआ है एब्नॉर्मलिटी हुई है अगर हम ग्लूकोज देना स्टार्ट कर दें तो इसका मतलब इफेक्ट ही हो जाना चाहिए जो सारे इफेक्ट हो रहे हैं सारी एब्नॉर्मलिटी से ही हो जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम उसके अंदर ग्लूकोज देना भी स्टार्ट कर दें तभी मसल वीकनेस होती है। ये शो कर रहा है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड के जो इफेक्ट हैं वो ग्लूकोज के कम होने की वजह से नहीं होते हैं बल्कि वो मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो रही होती है। अगर हम ग्लूकोज उसमें देना भी स्टार्ट कर दें तब भी पेशेंट के मसल वीक ही रहेंगे। उसके अलावा जब ग्लूकोकोर्टिकोइड जब ग्लूकोकोर्टिकोइड secretion Addison disease lack of the adequate glucocorticoid secretion also makes a person with Addison disease highly susceptible to the deteriorating effect of the different types of the stress। ठीक है, हाँ, इसके अलावा क्या होता है जब कोर्टिसोल या जब ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है उसने उसका इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट होता है स्ट्रेस को काउंटर करने में। जब वो नहीं होगा तो स्ट्रेस के जो डिटोरिएटिंग इफेक्ट होते हैं उनके खिलाफ हम नहीं लड़ सकेंगे। उसका इफेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। अगर इन्फ्लेमेशन होगी उससे भी डेथ हो सकती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इसका नहीं होगा और इससे डेथ हो सकती है इवन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी। उसके बाद आता है मिलानिन पिगमेंटेशन। जब लैक ऑफ कोर्टिसोल होता है जब कोर्टिसोल नहीं होता है तो मिलानिन पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। मिलानिन पिगमेंटेशन एक इवन वे में नहीं होती है बल्कि इवनली हो रही होती है। किसी स्किन के एरिया पे ज्यादा होती है किसी स्किन के एरिया पे कम होती है। जहाँ पे ज्यादा होती है वो निप्पल होता है और लिप्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलानिन पिगमेंटेशन हो रही होती है। इसका काज क्या होता है? इसका काज ये होता है कि जब कोर्टिसोल नहीं होता है कोर्टिसोल के ना होने की वजह से फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना कोर्टिसोल जाके वहाँ पे इनहिबिट कर रहा होता है सेक्रेशन ऑफ ACTH एंड द CRF की। जब वो नहीं होता है तो उसकी सेक्रेशन को इनहिबिट नहीं किया जा सकता है। वो ये समझती है बॉडी के हमारे पास कोर्टिसोल नहीं है हमें बनवाना है जिसकी वजह से ACTH की बहुत ज्यादा सेक्रेशन होती है। अभी हमने पीछे देखा था ACTH की एक एक्टिविटी होती है जब दो चीजें होती है जब ACTH रिलीज होता है उसके साथ MSH रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा ACTH खुद ही बहुत ज्यादा सेक्रेट हो रहा है जिसकी MSH एक्टिविटी या मिलानिन प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से मिलानिन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये इसका काज होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट अगर एडिसन डिजीज हुई है तो वो सर्कुलेटरी शॉक से मरने का खतरा होता है क्योंकि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है और कार्डिक आउटपुट बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर कम हो गया है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक की तरफ कंडीशन जाती है। इसको इसलिए हम उनको डेली ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरल सफिशिएंट क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी में देना शुरू करते हैं। उसके बाद है एडिसोनियन क्राइसिस क्या होता है? द क्रिटिकल नीड फॉर द एक्स्ट्रा ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड द एसोसिएटेड सीवियर डिसेबिलिटी इन टाइम ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड एडिसोनियन क्राइसिस। ये क्या होता है? इसमें होता है कि जब स्ट्रेस होता है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड की बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो जब ये होता है तो बहुत ज्यादा ग्लूकोकोर्टिकोइड की क्वांटिटीज रिलीज हो रही होती हैं। जब नॉर्मली ये होता है जब एबनॉर्मली क्या होगा स्ट्रेस हुआ है उसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड की सेक्रेशन है वो नॉर्मल नहीं हो सकती है स्ट्रेस के दौरान। इसीलिए जब भी किसी को स्ट्रेस दिया जाता स्ट्रेस हो तो जिस तरह किसी का ऑपरेशन करना है किसी भी किस्म का स्ट्रेस या किसी भी किस्म का ट्रॉमा अगर किसी को आए तो उसमें जल्दी से 10 टाइम्स द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकोइड दी जाती है। ठीक है, इन दोनों फैक्ट के कॉम्बिनेशन को एडिसोनियन क्राइसिस कहते हैं। एक तो ये डी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्लूकोकोर्टिकोइड इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड द क्रिटिकल नीड फॉर द एक्स्ट्रा ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, उसकी डी एबिलिटी और उसको देना इन दोनों को क्या कहते हैं? एडिसोनियन क्राइसिस। हाइपरएड्रेनलिज्म क्या होगा? जब एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं जब हाइपरएड्रेनलिज्म होता है तो उसको हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम वैसे है क्या? कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ हार्मोन इफेक्ट्स कास्ड बाय द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये कैस्केड का नाम है। उसके बाद आता है कौन कौन सी बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज होती हैं लेकिन वो होती कौन से हार्मोन की वजह से है? ज्यादातर उसमें सबसे ज्यादा जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं वो होती हैं कोर्टिसोल की एब्नॉर्मल अमाउंट की वजह से। लेकिन जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन उनकी ज्यादा सेक्रेशन की वजह से कम एब्नॉर्मलिटीज हो रही होती है। मेनली एब्नॉर्मलिटीज होती हैं वो कोर्टिसोल की सेक्रेशन की वजह से होती है। अच्छा, इसकी काज क्या होता है? काज होता है ज्यादा सेक्रेशन। ज्यादा सेक्रेशन कहाँ से हो सकती है? ये एडिनोमा ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी अगर हो जाए जिससे लार्ज अमाउंट्स ऑफ द ACTH निकले जो फिर बाद में जाए कोर्टिसोल को ज्यादा रिलीज करवाए। एक तो ये इसकी काज हो सकती है। दूसरा काज हाइपोथैलेमस में जो कि उसका भी रेगुलेटर होता है पिट्यूटरी का। अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर बन जाए वहाँ से अगर एडिनोमा है अगर वहाँ से कोर्टिकोड CRF ज्यादा बन रहा है वो ACTH की सेक्रेशन ज्यादा करवा रहा है फिर वो आके कोर्टिसोल की सेक्रेशन को ज्यादा करवा रहा है। उसके अलावा अगर एक्टोपिक सेक्रेशन ACTH की क्या होती है ये भी एक काज हो सकता है। ACTH की जो एक्टोपिक सेक्रेशन है ये एब्डोमिनल कार्सिनोमा या इसके अलावा लंग कार्सिनोमा वगैरह कहीं और कार्सिनोमा होगा उससे ACTH की सेक्रेशन हो रही हो तो उसको हम एक्टोपिक सेक्रेशन कहते हैं। उसके अलावा जो एडिनोमास ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स इटसेल्फ। ठीक है, मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स का अगर कोई प्रॉब्लम होगा मतलब ये प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होगी और जो बाकी पिट्यूटरी की वजह से जो हो रहा था वो होती है सेकेंडरी अल्डोस्टेरोनिज्म हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होगी। ये जो सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है इसको हम कशिंग सिंड्रोम की बजाय कशिंग डिजीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मतलब कि जो ACTH की एक्सेस सेक्रेशन है ड्यू टू द एडिनोमा ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज कॉल्ड द कशिंग डिजीज। कशिंग डिजीज एंड कशिंग सिंड्रोम आर टू डिफरेंट एंड सेपरेट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है
एक्सेस एसीटीएच सिक्रीशन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द कशिंग सिंड्रोम। और इसको किस तरह से, अच्छा, कशिंग सिंड्रोम की ना दो तरह के मैंने कहा, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। दूसरा तरीका मैं ऐसे कह सकता हूँ, कशिंग सिंड्रोम एक होती है एसीटीएच इंडिपेंडेंट, एक होती है एसीटीएच डिपेंडेंट। एसीटीएच की जो लेवल है ब्लड के अंदर, उससे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। एसीटीएच अगर लो होगा तो ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट होगी, मतलब एसीटीएच का ऐसा कोई रोल नहीं है कोर्टिसोल की ज्यादा सेक्रेशन करवाने पे और फिर कशिंग सिंड्रोम करवाने पे। अगर एसीटीएच की सेक्रेशन ज्यादा हो रही है और उसके बाद कोर्टिसोल की सेक्रेशन ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है कशिंग सिंड्रोम या कोर्टिसोल की ज्यादा सेक्रेशन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एसीटीएच के ऊपर, ठीक है। अब जो इसी तरह मैं कह सकता हूँ प्राइमरी जो है वो हो, अच्छा अभी मैं कहता रहा था कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट हो सकती है और एसीटीएच डिपेंडेंट हो सकती है। एसीटीएच इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एसीटीएच की सेक्रेशन कम ही होती है लेकिन फिर भी कोर्टिसोल की सेक्रेशन ज्यादा हो रही होती है। हम इसके काज देख सकते हैं, क्या हो सकता है काज में, मतलब इसमें कोई ऐसा काज पड़ा है, कोई ऐसा एडेनोमा ऐसा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी नहीं है, थैलेमस पे भी नहीं है, वो है कोर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। बाइलेटरली कोर्टेक्स के ऊपर उसका कोई हाइपरट्रोफी हुई है या उसके ऊपर कोई ट्यूमर वगैरह पड़ा है, जिससे कोर्टिसोल की सेक्रेशन विदाउट द एक्शन, विदाउट द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ एसीटीएच ज्यादा हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मैंने कहा इंडिपेंडेंट, सॉरी जो डिपेंडेंट होती है दूसरी, डिपेंडेंट एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम या कशिंग सिंड्रोम, उस वो क्या है, एसीटीएच भी ज्यादा हो रहा है, उसके बाद कोर्टिसोल ज्यादा हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो एसीटीएच की सेक्रेशन को ज्यादा कर रहा है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, उसके अलावा हाइपोथैलेमस के ऊपर कोई ट्यूमर हो सकता है जो सीआरएफ रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से एसीटीएच रिलीज हो रहा है, फिर उसके बाद हो रहा है कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज। और इस तरह हमने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में भी डिवाइड कर दिया। जो मेनली जो होते हैं ना पेशेंट्स, उनमें एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है और उसके बाद कोर्टिसोल का सेक्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन काज होता है, लेकिन कुछ ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है एक्चुअली इस बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं 20% 20 to 25% जिनमें कशिंग सिंड्रोम होता है, लेकिन उनमें रिड्यूस लेवल ऑफ एसीटीएच होता है। मतलब क्या है, 20 to 25% में कशिंग सिंड्रोम एसीटीएच इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया क्यों होता है, अच्छा उनमें एसीटीएच लेवल लो, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनमें इसलिए लो होता है क्योंकि कोर्टिसोल ज्यादा बन रहा है, कोर्टिसोल फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है कि यार कम करवाओ कोर्टिसोल, जाके पीछे उसको जो एंटीरियर पिट्यूटरी था दो जगह जाके फीडबैक देता है ना, एक एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे, उन दोनों को जाके क्या करवाता है, सीआरएफ भी कम होगा और फिर एसीटीएच के लेवल भी रिड्यूस होंगे, लेकिन फिर भी कोर्टिसोल तो कहीं और से बन रहा है, वो तो बनता ही रहेगा, ठीक है। वो इनके फीडबैक से आजाद होकर बनता है। उसके बाद आता है इसके बाद होता है डेक्सामेथासोन टेस्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि ये हमने पहले पीछे पढ़ा था। क्या होता है, एक सिंथेटिक ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, ये यूज किया जाता है। इसका फायदा क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसीटीएच इंडिपेंडेंट एंड एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम। जिन पेशेंट्स में एसीटीएच इंडिपेंडेंट होता है, एसीटीएच जिनमें ओवर प्रोडक्शन एसीटीएच की ट्यूमर की वजह से मतलब डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। जिन ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम होती है, उनके अंदर एसीटीएच के लेवल हाई होते हैं, उसके बाद कोर्टिसोल के लेवल हाई होते हैं, तो उनके अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा होता है या हाइपोथैलेमस का हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन भी इसको कह सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जब हम, जिनके पास डिपेंडेंट है एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है, जिनके पास एसीटीएच के लेवल ज्यादा है, उसके बाद कोर्टिसोल के लेवल ज्यादा है, अगर ऐसे पेशेंट में डेक्सामेथासोन दिया जाएगा लो डोजेज में, तो वो फीडबैक के जरिए से एसीटीएच की सेक्रेशन जो कि बहुत ज्यादा, जिसके लेवल हाई हो चुके हैं, उसको कम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम डेक्सामेथासोन बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में देंगे तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए से एसीटीएच की सेक्रेशन को सप्रेस कर देगा, ठीक है। अगर ये ऐसा काज हो रहा है, एसीटीएच की सेक्रेशन कम हो रही है, तो हम कहेंगे एसीटीएच डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम है पेशेंट में। अगर जब इंडिपेंडेंट होती है तो उसमें वैसे ही पहले ही बहुत कम होता है एसीटीएच की सेक्रेशन, उसमें ये देने से मजीद एसीटीएच की सेक्रेशन कम हो जाती है, माइन्यूट बिल्कुल जीरो के लेवल पर पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है डेक्सामेथासोन टेस्ट की लिमिटेशंस होती हैं। इसमें कई ऐसे ट्यूमर भी होते हैं पिट्यूटरी के जो कि डेक्सामेथासोन टेस्ट को के रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, एसीटीएच की सेक्रेशन सप्रेस होती ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे जो एक्टोपिक ट्यूमर होता है जहां से एसीटीएच आ रही होती है, दे आर ऑलवेज नॉन रिस्पॉन्सिव टू द डेक्सामेथासोन एंड उसकी, और वो उनकी सेक्रेशन कम नहीं होगी एसीटीएच की, वहां से सेक्रेशन एसीटीएच की सेक्रेशन कम नहीं होगी और उसमें भी हमें पता नहीं लगेगा कि मतलब इनकरेक्ट हम डायग्नोसिस कर सकते हैं उसके अंदर भी। उसके बाद आता है ये स्टेप, इट इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द कशिंग सिंड्रोम। उसके बाद कशिंग सिंड्रोम कैन आल्सो अकर व्हेन लार्जर अमाउंट ऑफ द ग्लूकोकोर्टिकोइड आर एडमिनिस्टर्ड। हाँ, इसके बाद कहते हैं कशिंग सिंड्रोम के एक और काज ये भी हो सकती है, जिस तरह की बहुत सारे पेशेंट्स को हम स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स का देने का मतलब है कि हम ये स्टेरॉइड हार्मोन देते हैं, कोर्टिसोल उसको दे रहे होते हैं, जिस तरह इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड दे रहे होते हैं, थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए जब हम किसी को स्टेरॉइड दे रहे होते हैं या ग्लूकोकोर्टिकोइड दे रहे होते हैं, तो उसमें भी कशिंग सिंड्रोम वाले फीचर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक कशिंग सिंड्रोम का काज बन जाता है, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम के सिम्टम आ रहे होते हैं ऐसे पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने तीन बुनियादों में करनी है, क्योंकि तीन हार्मोन होते हैं कोर्टेक्स के। अगर
ग्लूकोकोर्टिकोइड ज़्यादा बन रहा है तो उससे क्या होगा, जो फैट की मोबिलाइजेशन कहीं से ज़्यादा होगी और कहीं पे जाके वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ओबेसिटी पर्टिकुलर किस्म की ओबेसिटी काज करता है, जिसको हम कहते हैं बुफेलो लाइक टोर्सो, एक हम मतलब पीछे बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा होता है उसके अलावा ये मून लाइक फेस, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, फेस मोटा मतलब मून लाइक फेस होना स्टार्ट हो जाएगा और बुफेलो लाइक टोर्सो होगी अगर स्टेरॉइड ज़्यादा बन रहे हैं तो एडिमेटस अपीयरेंस ऑफ फेस, ठीक है। और उसके अलावा अगर एंड्रोजेनिक पोटेंसी भी है उस हार्मोन के अंदर जो ज़्यादा बन रहा है तो उससे एक्नी और हिर्सुटिज्म मतलब एक्सेस ग्रोथ होता है, फेशियल हेयर होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर मिनरलोकोर्टिकॉइड है, मिनरलोकोर्टिकॉइड से फिर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट पे और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, कोर्टिसोल की ज़्यादा सिक्रीशन का या कशिंग सिंड्रोम का। कशिंग सिंड्रोम जब कोर्टिसोल ज़्यादा होता है, कोर्टिसोल में क्या करवाना होता है, मेटाबॉलाइजेशन मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करवानी होती है, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा करना होता है। जब ये ज़्यादा होगा तो मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होगी, ग्लूकोज ज़्यादा टूटेगा और ग्लूकोनियोजेंसिस ज़्यादा होगी, ब्लड की यूटिलाइजेशन कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है ब्लड के अंदर आफ्टर द मील, ठीक है। फास्टिंग की नहीं बता रहा है, मील के बाद की बता रहा है। उसके बाद आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रोटीन पे इफेक्ट क्या होता है, ये उनकी कैटाबॉलिज्म का रस करता है, माइनस कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा कर रहा होता है, जब ये ज्यादा होगा तो ये उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन ज्यादा होगी, टिश्यू वीकनेस होगी, ठीक है, टिश्यू वीकनेस होगी। इसमें भी वीकनेस हो रही थी और अगर हाइपो एड्रेनलिज्म था उसमें भी मसल वीकनेस हो रही थी। उसमें मसल वीकनेस मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही थी, इसमें मसल वीकनेस प्रोटीन की ब्रेकडाउन की वजह से हो रही है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्रोटीन होती हैं जो हिपैटिक प्रोटीन्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके अलावा मसल के ऊपर इफेक्ट देख लिया हमने, दूसरा इफेक्ट इसका देखा है लिम्फाइड टिश्यू के ऊपर। दो ऑर्गन ऐसे हैं जहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चार चीजें ऐसी हैं जिन पे इफेक्ट इसका पड़ेगा। एक तो हो गया मसल वीकनेस हो जाएगी, लिम्फाइड टिश्यू के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होनी होती है, वहां पे इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। प्रोटीन कोलेजन फाइबर्स जो तीसरे हो गए, प्रोटीन कोलेजन फाइबर वो सही नहीं बनेंगे, उनकी कैटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अंडर द स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल वगैरह के फटने की वजह से वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि कोलेजन फाइबर जहां से फटेगा या टूटेगा वहां पे पर्पलिश स्टीराई इसकी स्टीराई बनना शुरू हो जाएंगे, जहां से वो STRIAE, ठीक है, बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है सीवियरली डिमिनिश्ड प्रोटीन डेपोजिशन जो बोन में होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ट्रीटमेंट क्या होता है कशिंग सिंड्रोम का, एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, दूसरा हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन के जरिए से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जब होगा, एड्रिनल ट्यूमर है या पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके अलावा जब मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं उसमें स्टीरियोजेनेसिस को जो ब्लॉक करती हैं ड्रग्स वो देते हैं, या हम ऐसी ड्रग देते हैं जो कि एसीटीएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। दो तरह की ड्रग्स देते हैं, स्टीरियोजेनेसिस को जो ब्लॉक करती हैं दैट ब्लॉक द स्टीरियोजेनेसिस, स्टीरियोजेनेसिस को रोक देती हैं, और दूसरा एसीटीएच की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं। जो स्टीरियोजेनेसिस को कम करती हैं वो कौन सी हैं, इसमें मिटेरापोन, कीटोकोनाजोल एंड क्या था ये, अमाइनोग्लूटीथीमाइड, ठीक है। और जो स्टीरियोजेनेसिस को रोकती हैं इसमें गाबा होता है एक तो, और इसके अलावा सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। अगर एसीटीएच की सिक्रीशन को हम डिक्रीज ना कर सकें, और अगर उस एसीटीएच की सिक्रीशन से अगर डिक्रीज कर भी दें, बिलफर्ज हमने एसीटीएच की सिक्रीशन डिक्रीज कर दी, लेकिन अगर प्राइमरी हाइपर एड्रेनलिज्म थी तो भी कोर्टिसोल तो ज्यादा होगा, ये सारा क्वेश्चन तो फिर भी होगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर एड्रेनल कोर्टेक्स को भी रिमूव कर देते हैं सीधा, कि एड्रेनल कोर्टेक्स की एड्रेनलेक्टमी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके एड्रेनलेक्टमी करके बाकी तमाम हार्मोन की कमी की वजह से जो भी हाइपो एड्रेनलिज्म का काज होता है वो सारे फीचर डेवलप होंगे। उसको रोकने के लिए हम फिर उनको फिर रोकने के लिए हम वो वाले हार्मोन बाहर से देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आ गया प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म कॉन्स सिंड्रोम। प्राइमरी अल्डोस्टेरोन जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है। अब पीछे हमने देखा था अल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से क्या होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड के जब हमने देखा था, और उसके जब अल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ था, ठीक है, इसमें हमने देखा था क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर अल्डोस्टेरोन ज्यादा मतलब इससे सारे अपोजिट इफेक्ट होंगे। अगर स्मॉल ट्यूमर जोना ग्लोमेरुलोसा के ऊपर आ जाए तो उससे एक लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होगा अल्डोस्टेरोन, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्डोस्टेरोन, क्योंकि कोर्टेक्स का काज है, कोर्टेक्स की वजह से ज्यादा हो रहा है, इसको प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म कहेंगे। और इसको कौन सा सिंड्रोम भी कहते हैं, CONS, ठीक है, कौन सिंड्रोम। और इसमें मोस्ट इसके इफेक्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है। जब अल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही होगी, सोडियम आयन ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। जब हाइपरनेट्रीमिया हुआ करता है तो हाइपोकैलीमिया हुआ करता है, जब हाइपरनेट्रीमिया हुआ करता है तो उसके साथ हाइड्रोजन आयंस भी लॉस हो रहे होते हैं। जब मतलब जब हाइपोकैलीमिया हुआ करता है तो उसी के साथ जो लॉस होता है उसका H पॉजिटिव आयन का, हाइड्रोजन आयंस का, वो भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से अल्कोलोसिस हो जाएगी। उसके अलावा जब हाइपरनेट्रीमिया होगा, ब्लड भी उसके फॉलो करेगा, और ब्लड का जो वॉल्यूम है वाटर भी उसको फॉलो करेगा, और वाटर का जो वॉल्यूम है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है।
उसके अलावा इसका मसल पे इफेक्ट क्या होगा, हाइपोकैलीमिया हुआ ना, हाइपोकैलीमिया होने की वजह से जो मसल हैं वो पैरालिसिस में चले जाएंगे, और एक्स्ट्रा सोलर पोटेशियम कंजर्वेशन पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल के ऊपर इसका इफेक्ट होने की वजह से हार्ट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा होता है डायग्नोसिस किस तरह की जा सकती है, रेनिन की कंसंट्रेशन को देख के, क्योंकि रेनिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि फीडबैक सेपरेशन ऑफ रेनिन हो जाएगी बाय द एक्सेस अल्डोस्टेरोन। जब अल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है या ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से रेनिन की सेक्रेशन कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से रेनिन की सेक्रेशन कम हो गई है इस केस में, ये प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म है, जिसकी वजह से ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन बन गया है। उसके अलावा होता है ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी, ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर ऑफ मोस्ट ऑफ द एड्रिनल टिश्यू व्हेन हाइपरप्लेजिया इज द काज। अनदर ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट इज फार्माकोलॉजिकल। हाँ, दो ट्रीटमेंट है, कोई सर्जिकल, दूसरा हम फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट फॉर एमआर रिसेप्टर। ठीक है, इसमें दो इन्होंने एंटागोनिस्ट बताए हैं, एक होता है स्पाइरोनोल एसीटोन एंड एक दूसरा नाम बड़ा अजीब सा है, एप्लरनोन। ठीक है, उसके बाद आता है एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम क्या है, अगर कोर्टेक्स का ट्यूमर हुआ है और वहां से ज्यादा क्वांटिटी में बाकी हार्मोन्स की बजाय एंड्रोजन ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं उसकी वजह से इंटेंस मस्कुलाइजिंग इफेक्ट भी डेवलप होना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं एड्रेनोजेनिटल इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद आता है इसके फीमेल पे क्या इफेक्ट होंगे और मेल पे क्या इफेक्ट होंगे। पहले हम फीमेल पे देखते हैं, उनके अंदर विराइल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह के बाल्डनेस होगा। उसके अलावा बियर्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाल्डनेस जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है ना तो मेल में भी बाल्डनेस हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा होता है मच डीपर वॉइस और लो पिच्ड वॉइस और ओकेजनली, और इसके अलावा बाल्डनेस होगी अगर शी हैज द ट्रेट फॉर द जेनेटिक, शी हैज जेनेटिक ट्रेट फॉर द बाल्डनेस। ठीक है, मस्कुलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, मस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होगा ऑन द बॉडी एंड द प्यूबिस। जिस तरह मेल्स में मतलब चेस्ट वगैरह पे हेयर डेवलप होते हैं, पूरी बॉडी बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, स्ट्रॉन्ग में बहुत ज्यादा हेयर डेवलप होगा। उसके अलावा प्रोटीन की डेपोजिशन जो है, प्रोटीन की डेपोजिशन वो भी डिस्टर्ब होगी और क्लिटोरिस बड़ा हो जाएगा उनका, और उसके अलावा पीनस की तरह का हो जाएगा क्लिटोरिस, और डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन इन द स्किन रिजेंबल अ पीनस। और एक मिनट, डेपोजिशन की मैं एंगल पर हूं, डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन इन द स्किन एंड स्पेशली इन द मसल्स, मसल में प्रोटीन की डेपोजिशन ज्यादा होगी और मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। क्या क्या होगा इसमें होगा, उसमें विराइल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और वो जो लिखी हुई है वो देख लीजिएगा। उसके बाद है अगर मेल है, मेल में अगर वो प्री प्यूबर्टल है और अडल्ट है, इन दोनों में डिफरेंट किस्म के फीचर आते हैं। अगर प्री प्यूबर्टल है तो उसके अंदर विरलाइजिंग एड्रिनल ट्यूमर से सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिस तरह फीमेल में होती हैं। उसके अंदर मेल की जो मेल ऑर्गन्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। और उसके अलावा 4th ईयर बॉय का दिखाया हुआ है, इसमें ये एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम है। और अगर अडल्ट मेल है तो उसके अंदर कोई ऐसा फीचर डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर पहले ही जितने विरलाइजिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने थे टेस्टोस्टेरोन से, उससे डेवलप हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं। इस वजह से मेल के अंदर ये डिफिकल्ट होता है एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम को डायग्नोस करना। और अगर इसको डायग्नोस करना हो तो 7 कीटोस्टेरॉइड्स, व्हाट इज द नेम, 17 कीटोस्टेरॉइड्स जो होता है, 17 कीटोस्टेरॉइड्स जो है, इसकी सिक्रीशन ब्लड के अंदर, सॉरी यूरिन के अंदर एक्सक्रीशन इसकी वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो कि एंड्रोजन के ब्रेकडाउन से बनता है। ये एक डायग्नोसिस होता है एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम का मेल्स के अंदर। ये चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू।